नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला हम लोगों का सीरीज चल रहा था। बीच में मैंने छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से कुछ वीडियो भी अपलोड किए थे। अब हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ के चट्टान और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बताया हुआ है पहले से। पुराने वीडियो में आप वो जाकर पहले उसको देख लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मिट्टियां पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग मिट्टियों का प्रकार और उसका निर्माण कैसे होता है पढ़ेंगे। तो मिट्टियों का निर्माण जो है चट्टानों से ही होता है। चट्टानों का ही अपक्षय और अपर्दन होता है, उसी से मिट्टियों का निर्माण होता है। तो मिट्टियों का निर्माण किस तरीके से हुआ है वो जानने के लिए आपको पहले चट्टानों को पढ़ना जरूरी है। चट्टान जब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगा कि मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ और किन क्षेत्रों में वो मिट्टियां पाई जाएंगी। जो मिट्टियां हैं अनेक प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो कौन सी प्रकार की मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो वो आप अगर चट्टान पढ़े हैं तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पहले जाकर चट्टानों वाला वीडियो देख लें। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं मिट्टियों के प्रकार और उनका निर्माण। अभी यहाँ पर मैं मिट्टियों का जो है बेसिक जो है क्या क्या चीजें होती है प्रत्येक मिट्टी में, वो चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में वो मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, भारत वाला भी है। भारत वाला जब मैं भारत का भूगोल का सीरीज पढ़ाऊंगा तब फिर उसमें मैं भारत के क्षेत्रों को कवर करूंगा। यहाँ पर मुख्य रूप से मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के लिए बताऊंगा। तो मिट्टियों के प्रकार और उनका निर्माण। तो मिट्टियां जो है इतने अलग अलग प्रकार की होती हैं। भारत में जो मिट्टियां पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो भारत में जो मिट्टियां पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग मिट्टियों का प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला जो है जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी, या इसी को दोमट मिट्टी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ कुछ जो है चट्टानों को अपरदन करके, अपक्षय करके, अपरदन करके अपने साथ बहा कर लाती हैं। और उनसे जो मिट्टी का निर्माण होता है, जो नदियों के द्वारा बहाए कर लाई गई मिट्टियों का जो निर्माण होता है मृदा से। ठीक है, नदियां जो मृदा बहा कर लाती हैं और उनके तटों पर जो मिट्टियां इकट्ठी होती जाती हैं, तो वहां से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, या इसी को हम लोग दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, नदियों का जो बेसिन क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी। देखो इसमें ये जो है जीवाश्म की मात्रा इसमें अत्यधिक पाई जाती है, क्योंकि नदियों में जीव होते हैं, जो कीड़े होते हैं, मछलियां होती हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। तो यहाँ पर जीवाश्म की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि इसीलिए क्या हो जाता है, अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि एक खाद की तरह जो इसका जो है खाद वाला जो इसमें गुण होता है पहले से उपस्थित होता है। तो वो जीवाश्म जो है इसमें सर्वाधिक होगी और ये सर्वाधिक उपजाऊ होगी, अत्यधिक उपजाऊ होगी। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ये याद रखना, एनपीके क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये क्या होगा, कम मात्रा में पाया जाएगा। तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जो है इसमें कम मात्रा में पाई जाएंगी। जीवाश्म इसमें सर्वाधिक है, अत्यधिक ये उपजाऊ होता है। हर प्रकार की फसल, जितने भी फसल होते हैं सभी के लिए, लगभग सभी फसलों के लिए ये उपयुक्त होता है। इसमें धान, गेहूं, सभी प्रकार की खेती हो जाती है। और हाँ, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। एक होगा बांगर और दूसरा होगा खादर। तो जो बांगर होगा वो पुरानी होगी और खादर जो होगा वो नवीन जलोढ़ होगा। ठीक है, बांगर जो होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी और खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। कैसे याद रखोगे, तो बी पहले आएगा। अल्फाबेट में अगर देखें तो बी पहले आता है, के बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो पुराना हो जाएगा और जो बाद में आएगा वो नया होगा। तो बी पहले आएगा पुराना और खादर जो है नया। पुरानी वाली जो है जो नदी के तट हैं उससे थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगी, क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं और वो दूर तक हवा के द्वारा या फिर अन्य जो है फिजिकल रीजंस जो होते हैं उनकी वजह से वो थोड़ी दूर हो जाएंगी नदी के तटों से। तो वो जो है पुरानी जो होंगी वो नदी के तट से दूर होंगी, वो बांगर कहलाएंगी, वो थोड़ी कम उपजाऊ होंगी। खादर जो है अत्यधिक उपजाऊ होगी। ये बांगर में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी, लेकिन खादर जो है आपका डायरेक्ट एकदम उपजाऊ ही होता है। वो जस्ट नदी के तटों, एकदम तटीय क्षेत्रों पर मिलेगा और अत्यधिक उपजाऊ होगा और नवीन होगा।
तो बांगर और खादर आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा के प्रकार में। तो जलोढ़ मृदा के प्रकार में क्या क्या आएगा, बांगर और खादर। इसके बाद आएगा लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी जो है क्रिस्टली चट्टानों के अपक्षय से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। जो क्रिस्टली चट्टान पाए जाते हैं उनके अपक्षय से क्या हो जाता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आर्कियन चट्टान वाले क्षेत्रों में ये जनरली मिलेंगे, जहां पर आर्कियन चट्टानों की अधिकता होगी वहां पर लाल मिट्टी मिलेगी। एक्चुअल में हमारे भारत में लाल मिट्टी डायरेक्टली नहीं मिलती है, बहुत कम मिलेगी। लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, इस तरीके से ये मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाल मिट्टी बस एक बेसिक तरीके से देख रहे हैं कि लाल मिट्टी होता क्या है। तो लाल मिट्टी जो है क्रिस्टली चट्टानों के अपक्षय से जो है इसका निर्माण होगा। आर्कियन चट्टान वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं, चट्टान जो पाए जाते हैं, आर्कियन चट्टान जो पाए जाते हैं, रॉक्स जो पाए जाते हैं, वहां पर क्या है, लाल मिट्टी मिलेगी। इसका लाल रंग जो है लोहे की अधिकता के कारण आता है। तो इतना आप लोग लाल मृदा के बारे में ध्यान रखें। इसके बाद आएगा लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है ग्रेनाइट और शिस्ट के अपक्षय से होता है, अपक्षय और अपर्दन से। ग्रेनाइट और शिस्ट के जो अपक्षय अपर्दन है उससे क्या होगा, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा। देखो ग्रेनाइट और शिस्ट जो है आर्कियन और धारवाड़ समूह के ही चट्टान है। ठीक है, तो आर्कियन चट्टान वाले जो क्षेत्र होंगे, जो आर्कियन चट्टान वाले क्षेत्र होंगे वहीं पर लाल पीली मिट्टी मिलेगी। तो जहां पर बहुत ज्यादा आर्कियन चट्टान है तो उन्हीं आसपास क्षेत्रों पर क्या मिलेगी, लाल पीली मिट्टी ज्यादा संभावना होगी कि उन क्षेत्रों पर मिलेगी, क्योंकि ये ग्रेनाइट और शिस्ट के अपक्षय और अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। और वो ग्रेनाइट और शिस्ट जो है आर्कियन समूह के चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। लाल पीली मिट्टी के बारे में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें कम मात्रा में होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों, ये लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कम मात्रा में ही पाई जाएंगी। ये हल्का अम्लीय होगा, 6.8 समथिंग इसका जो है पीएच मान आता है, 6.8 इसका पीएच मान है, याद रख लेना। ये हल्का अम्लीय होगा। इसमें फसल जो है चावल और तंबाकू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। लाल रंग जो है इसका फेरस ऑक्साइड के कारण आता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है। लाल रंग इसका फेरस ऑक्साइड के कारण आता है और पीला रंग इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है। ये याद रखना, फेरस और फेरिक दोनों का अलग अलग रीजन है। लाल रंग जो है आपका फेरस ऑक्साइड है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड है। लाल पीली मिट्टी जो है ग्रेनाइट और शिस्ट के अपक्षय और अपर्दन से बनेगी, आर्कियन चट्टान वाले क्षेत्रों में मिलेंगी। हाँ, दूसरी नंबर की सर्वाधिक ये है उपजाऊ मिट्टी है। पहले नंबर पे कौन थी, जलोढ़ थी, और दूसरी नंबर पे कौन सी है, लाल पीली मिट्टी है। धान की खेती यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। हमारे जो छत्तीसगढ़ में है लाल पीली मिट्टी, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। मैं चट्टानों के क्रम में मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और जो है आर्कियन चट्टानें छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, मतलब लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो इसको कौन से किस क्रम में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा, सब बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि लाल पीली मिट्टी जो है आर्कियन चट्टानों से के वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आर्कियन चट्टान ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, तो लाल पीली मिट्टी भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में चावल की खेती या धान की खेती है बहुत सर्वाधिक मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक होता है एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, ये हमेशा याद रखें। उसके बाद आपका आएगा लाल बलुई मिट्टी। तो देखो लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी दोनों का मिक्सचर है ये एक तरीके से। तो लाल बलुई मिट्टी जो है जो जहाँ थोड़ा बलुई वाले क्षेत्र होते हैं वो वाली जगहों में क्या मिलेगी, लाल बलुई मिट्टी मिलेगी। तो ये आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से ही इनका निर्माण होता है। तो जिन क्षेत्रों में आर्कियन और धारवाड़ दोनों एक साथ मिलते हैं उन क्षेत्रों में जनरली ये मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में याद करो कि कौन सा क्षेत्र था जहां पर धारवाड़ समूह के चट्टान उपस्थित थे। तो जो बस्तर वाला जो क्षेत्र था वहां पर सर्वाधिक रूप से धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो लाल बलुई मिट्टी भी जो है आपका साउथ वाले क्षेत्र में जहां पर आर्कियन और धारवाड़ है वहां पर मिलेगा। ये जो है क्षेत्र मैं अच्छे से बताऊंगा मैप के सहायता से। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा याद दिला रहा हूँ कि लाल बलुई मिट्टी जो है आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन से बनती है। और आर्कियन और धारवाड़ जहां पर एक साथ मिले, जहां पर दोनों की उपस्थिति हो, उन क्षेत्रों में जनरली आपको लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर फिर से वही एनपीके की मात्रा कम होगी। मैंने बोला है कि सभी में लगभग एनपीके की मात्रा कम होगी, एनपीके की मात्रा यहाँ पर भी कम है। देखो ये बलुई है, रेती जैसा होगा, रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं इसको, लाल रेतीली नहीं, केवल रेतीली नहीं, लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी बोलते हैं। तो ये कम उपजाऊ होगी, रेत वाले क्षेत्र में ज्यादा फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो जो लाल बलुई मिट्टी है वहां पर भी आपका उपजाऊ जो है उपजाऊ ये कम हो जाएगी।
ये अम्लीय होगी, ये भी बहुत अम्लीय होती है, इसकी जो प्रकृति है अम्लीय है। जल धारण क्षमता इसमें कम होती है। लाल बलुई मिट्टी में रेतों में आप पानी डालेंगे तो क्या होता है, बह के निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत एक दूसरे से चिपकते नहीं है, उनके जो कण है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी है तो इसकी भी जल धारण क्षमता कम होगी, क्योंकि इसमें रेत वाले जो है गुण थोड़े होंगे, तो जल धारण क्षमता इसमें कम होगी। और मोटे अनाज की खेती होती है, इसीलिए दंतेवाड़ा वगैरह जो क्षेत्र है वहां पर मोटे अनाज की खेती होती है। कोदो कुटकी वगैरह जो है उन क्षेत्रों में बोए जाते हैं। तो याद रखेंगे मोटे अनाज की जो है खेती होती है। देखो यहाँ से कृषि भी अभी रिलेट होगा, उसके बाद चट्टान से भी रिलेट है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है प्राकृतिक विभाजन से भी रिलेट हो रहा है किन क्षेत्रों में, तो सभी चीजें जो है आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड होते हैं टॉपिक्स। इसके बाद जो है आपका लाल दोमट मिट्टी। तो लाल दोमट मिट्टी जो है नीस, डायोट आदि क्ले वाले चट्टानों द्वारा होती है। देखो क्ले वाले जो चट्टान होते हैं, क्ले जनरली एलुवियल सॉइल के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। चीका जो होता है एलुवियल सॉइल से रिलेटेड चीज है। तो देखो नाम भी देखो लाल और दोमट का ही मिक्सचर है, एलुवियल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल में ही क्ले ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है लाल दोमट जो है नीच डायोड आदि क्ले वाले जो चट्टान होंगे वहां पर, और नीच डायोड जो है ये आर्कियन क्रम के चट्टान है, ठीक है। तो आर्कियन वाला जो है आपका लाल से रिलेटेड है, तो लाल और क्ले वाले जो आर्कियन चट्टान हो जाएंगे तो लाल दोमट मिट्टी। तो ये दोनों का मिक्सचर की तरह है, ये समझ लो। तो लाल दोमट मिट्टी जो है नीच डायोड आदि क्ले वाले चट्टानों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। नाम से भी एक देखो डायरेक्ट रिलेट हो रहा है। तो नीच जो है, नीच डायोड आदि जो है क्ले वाले चट्टानों के द्वारा जो है लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखो किन क्षेत्रों में मिलेगा, तो दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है, जो नदी के तटीय क्षेत्र है, नदी के जो तट वाले क्षेत्र है वहां पर दोमट मिट्टी मिलती है। और नीच और डायोड किस तरीके के चट्टान है, तो आर्कियन समूह के चट्टान है ये सभी, ठीक है। तो आर्कियन वाले जो चट्टान है और वहां पर अगर नदी बह रही है तो उन क्षेत्रों में जनरली ये पाया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ में जो हमारा है सबरी नदी का जो मैदान है वहां पर आर्कियन चट्टान उपस्थित है, आर्कियन समूह के, और दूसरा है वहां पर नदी बह रही है, तो उस क्षेत्र में ये मिलता है। मैप में बताऊंगा मैं। लाल दोमट मिट्टी जो है आर्कियन और नदी वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आर्कियन चट्टान भी हो और आसपास नदी बह रही हो, तो जनरली उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम ये यूनिवर्सल नहीं है, पर जनरल एक इन जनरल हम लोग जहां तक जो मुख्य रूप से मिलती हैं उनके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो क्षेत्र होंगे आर्कियन और नदी वाले जो क्षेत्र हो जाएंगे वहां पर क्या मिलेगा, लाल दोमट मिट्टी मिलेगा। तो एनपीके जो है इसमें कम मात्रा में पाई जाएंगी, फिर से वही है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कम मात्रा में मिलेंगी। इसका भी नेचर जो है अम्लीय है, सभी का नेचर लगभग ये अम्लीय ही है। इसका भी नेचर अम्लीय, इसका भी नेचर अम्लीय है, ठीक है। इसका भी नेचर अम्लीय, ये हल्का अम्लीय है, ठीक है। इन दोनों का तो ज्यादा अम्लीय होता है। तो लाल दोमट मिट्टी जो है अम्लीय होगा, अनुपजाऊ होगा ये, ठीक है। ये और कम उपजाऊ होता है, इससे भी कम उपजाऊ होता है, चिकनी भी है और साथ में लाल मिट्टी है। तो ये देखो नाम से ऐसा लगेगा कि ये दोनों तो उपजाऊ मिट्टियां हैं, तो इसको उपजाऊ होना चाहिए, पर ये उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। अनुपजाऊ मिट्टी है, यहाँ होगा जल धारण क्षमता भी इसकी कम होगी और मोटे अनाज की खेती इसमें होगी, मोटे अनाज की खेती इसमें होगी। लाल दोमट मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है। तो ये हो गया हमारा लाल दोमट मिट्टी। इसके बाद आता है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो है आपका चट्टानों के निक्षालन से या लीचिंग वाले प्रोसेस से इसका निर्माण होता है। तो चट्टानों का निक्षालन या फिर लीचिंग वाला जो प्रोसेस है उससे आपका क्या होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग लेटराइजेशन भी बोलते हैं। लेटराइजेशन नाम का एक प्रोसेस है जिससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। किन क्षेत्रों में ये जनरली मिलेगा, तो दक्कन वाले क्षेत्रों में ये जनरली मिलेगा। दक्कन वाले क्षेत्र हो, ऊंचे हो और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो, तो वैसे क्षेत्र में जो आपका लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है वहां पर निक्षालन होता है, वर्षा अत्यधिक होती है और जो जल है वो जो चट्टानों को काट कर ले जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है चट्टानों के निक्षालन से ये इसका निर्माण होगा। दक्कन और ऊंचे वर्षा वाले क्षेत्र जो होंगे जनरली वहां पर होगा। आसपास आर्कियन और घाड़वाल वाले क्षेत्र हो सकते हैं, तो उन क्षेत्रों में यहाँ पर मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे क्षेत्र कौन से हैं आप लोग याद करिए। जो है दक्कन वाले क्षेत्र है वो जसपुर में है, ऊंचा भी है, वहां पर वर्षा भी होती है। तो वो क्षेत्र देखो, वर्षा जब पढ़ाऊंगा तो भी ये रिलेट होगा टॉपिक, ठीक है। तो वर्षा जो होती है ऊंचे क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में जो है आपका लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इसके अलावा थोड़े दक्कन जो है हमारे मैकल वाले क्षेत्र में भी मिलते हैं, तो उन क्षेत्र में भी आपका लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इसके अलावा बस्तर वाला क्षेत्र है वहां पर भी दक्कन जो है थोड़ा सा मिलता है, तो वहां पर, और बस्तर वाला क्षेत्र भी ऊंचा है, वर्षा होता है,
थोड़े दूर दूर वाले क्षेत्र में, इनसे आसपास वाले क्षेत्र में आर्कियन और धारवाड़ उपस्थित हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आपके ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो मिलना एकदम मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी कि उन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी मिलेगा। दक्कन और ऊंचे वर्षा वाले क्षेत्रों में तो मिलेगा ही मिलेगा, और थोड़े दूर आसपास वाले एरिया में आर्कियन और धारवाड़ हो तो वैसे क्षेत्र में आपके लैटराइट मिट्टी मिलते हैं। आर्कियन हो या धारवाड़ हो, कोई एक भी हो तो मिल जाएगा। तो बस्तर वाला क्षेत्र भी वैसा ही है, मैकल भी वैसा ही क्षेत्र है, और दक्कन वाला जो क्षेत्र है हमारा जसपुर का वो भी ऐसा ही क्षेत्र है। तो वहां पर सभी जगह पर आपको लैटराइट मिट्टी मिलेगी। इसके बाद विशेषता अगर देखें तो एनपीके जो है इसमें कम ही होगा, ये भी एलयूएल की मात्रा इसमें पर्याप्त रूप से होगी, एलयूएल इसमें भी पर्याप्त रूप से होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जल स्टोर नहीं होगा, इसमें भी जल स्टोर नहीं होता है क्योंकि जल जो है बहकर निकल जाती है निच्छालन की प्रक्रिया से। बागवानी जो है फसल इसमें सर्वाधिक होंगे, जो बागवानी फसलें होती हैं तो वो जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। फसलों के टाइम में मैं बताऊंगा कि बागवानी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखें कि बागवानी फसलों की जो खेती होती है इसमें सबसे ज्यादा होती है लैटराइट मिट्टी में। इसके अलावा जो है ईंट निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त होता है, इसको भवन निर्माण या इमारती जो वर्क है उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लैटराइट मिट्टी का जो है ये कठोर होती है एक्चुअल में, तो इसको जो निर्माण है ईंट के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो लैटराइट मिट्टी यहाँ पर हो जाता है खत्म। इसके बाद आते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है इसका निर्माण होता है बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से। अब याद करिए चट्टान जब मैंने पढ़ाया था तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान कौन से चट्टान थे, तो वो चट्टान थे डक्कन चट्टाने। डक्कन चट्टाने मुख्य रूप से बेसाल्ट युक्त लावा चट्टाने होती हैं। धारवाड़ भी जो है लावा से ही निर्मित हुई है, लावा से निर्मित आर्कियन चट्टानों के अपरदन से निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। बेसाल्ट वाले जो लावा चट्टान है तो कौन से चट्टान है, डक्कन, मुख्य रूप से तो डक्कन ही है। धारवाड़ वाले क्षेत्रों में भी काली मिट्टी मिलती है, जहां पर थोड़े धारवाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पे थोड़ी थोड़ी काली मिट्टी मिल सकती है। मुख्य से आपको याद रखना है डक्कन वाले क्षेत्रों पर मिलेंगी। जल धारण क्षमता जो है इसकी सर्वाधिक होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा कम होगी। देखो जल धारण क्षमता इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए गीले होने पे चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे कठोर हो जाएंगे और इसमें दरारें पड़ जाएंगी। ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, गीली होने पे चिपचिपी हो जाएगी, सूखने में कठोर हो जाएंगी और उस पर दरारें पड़ जाएंगी। इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। पानी जो है बहुत ज्यादा सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें कम मात्रा में होंगी। सभी में आपको लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कम मात्रा में मिलेंगी। लोहा इसमें सबसे ज्यादा होता है। देखो लोहा इसमें भी ज्यादा होता है, लाल पीली में। लाल रंग और पीला रंग उसी के कारण आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोहा किसमें होगा, तो काली मिट्टी में होगा। काली मिट्टी में उससे भी ज्यादा लोहा होगा, काला रंग आता है इससे। लोहे की अधिकता के कारण इसमें काला रंग आ जाता है। फेरिक टाइटेनियम नाम का जो है फेरिक टाइटेनियम की वजह से जो है इसका काला रंग आता है। तो फेरिक टाइटेनियम जो यौगिक है तो उसकी वजह से इसका नाम जो है काला रंग आता है। इसके बाद जो है इसको कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। कपास, गन्ना, ये सभी खेती जो होती हैं काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है। तो कपास के लिए बहुत अधिक उपयुक्त ये जो मिट्टी है रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि कपास की खेती होती है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हिस्ट्री से भी रिलेट होगा कपास की खेती। सिडोन सभ्यता जो है हमारा, जो सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं, तो वहां पर भी कपास की खेती होती थी। तो वो सभी चीजें अभी हिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत रिलेट हो जाएंगी। तो ये जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और लोहा इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। काला रंग याद रखेंगे फेरिक टाइटेनियम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्षेत्र अगर देखें तो काली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जसपुर वाले जो क्षेत्र है वहां पर मिल जाएंगी। मैकल वाले रेंज पर आपको ज्यादा मिलेंगी, मैकल वाले रेंज पर। इसके अलावा जो है आपका जसपुर वाले क्षेत्र में थोड़ी मिलेगी। उसके अलावा जो मैकल रेंज है वहां पर मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपका बस्तर वाला क्षेत्र है वहां पर मिलेंगी, और जो आपका नया रायपुर वाला क्षेत्र है वहां पर भी मिलेंगी। तो मुख्य रूप से आपका नया रायपुर वाला क्षेत्र और मैकल वाला क्षेत्र में ज्यादा मिलती हैं। महाराष्ट्र के पास वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र जो है दक्कन चट्टानों का क्षेत्र है। महाराष्ट्र दक्कन चट्टानों का क्षेत्र है, भारत के भूगोल में पढ़ाऊंगा। तो महाराष्ट्र जो है दक्कन चट्टानों का क्षेत्र है, और जो हमारा नया रायपुर वाला हो गया, मैकल क्षेत्र हो गया, तो महाराष्ट्र से पास पड़ता है रायपुर वाला जो क्षेत्र है। तो ये जो है दक्कन चट्टानों के आसपास वाले जो क्षेत्र है वहीं पर आपकी मिल रही है। ध्यान देंगे, मैप में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। काली मिट्टी जो है
दक्कन और धारवाड़ वाले जो क्षेत्र हैं जो आसपास वहां पर मिलेंगी। तो इतना जो है हमारा मिट्टी और उसके प्रकार और उसका निर्माण क्या हो गया, उसके बारे में विशेष क्या क्या विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कम 20-25 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्षेत्र डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, शायद ही कभी पूछे, ये पूछता है निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। और विशेषताओं से तो एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन है, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो इस टेबल को आप लोग टेबल बना लें, इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसको बार बार रिवाइज करें, याद हो जाएगा। इजी है, चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।